हेलो एवरीवन। आपका यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो हमारा एडवांस पार्ट होता है या सॉम का एडवांस पार्ट जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम इंडिटरमिनेट टाइप के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम जो सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़कर आए हैं उसमें हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स मतलब वो स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उन्हीं को उपयोग करते हुए हम आगे बढ़कर एनालाइज करके उनको छोड़ देते हैं, चाहे वो डिफ्लेक्शंस निकालना हो, शेयर फोर्स, रिएक्शंस, बेंडिंग मोमेंट, एनीथिंग, जो भी फोर्सेस वगैरह कैलकुलेशंस करना हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का उपयोग करते हुए हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। बट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से काम नहीं बनता है, एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए हमें इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए कुछ एडवांस या फिर ऐसा बोलो कि एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर उसको देखकर हमें कुछ रिएक्शंस, इक्वेशंस फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है और उनको अदर वे में, उन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के साथ में कुछ अदर एनालिसिस के साथ में अदर मेथड्स का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़कर उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें ये जानना होगा कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन से होते हैं और किस तरीके से फिर आगे हम इनको सॉल्व और एनालाइज करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा यहाँ पर इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का हम सिलेबस देखें। इसके साथ साथ हमारे कुछ एडवांस स्ट्रक्चर जैसे ट्रस होते हैं, ट्रस को एनालाइज करना, फिर जैसे आपने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा है उसी तरीके से इनके इफेक्ट को जो शो करें, तो ऐसे इफेक्ट को शो करने के लिए जैसे शेयर फोर्स का इफेक्ट जो ट्रस में या किसी मेंबर में शो कर रहा हो तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वगैरह को भी हमें कंसिडर करना है। आर्च होते हैं तो आर्च स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, सस्पेंशन केबल्स हुई, तो यहाँ पर उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। नमस्ते। वो आपको अपडेट कर देंगे कि सॉम का कब कब प्रैक्टिस सेशन होंगे, आपका ग्रुप बना हुआ होगा उस ग्रुप पर अपडेट कर देंगे कि कब आपका सॉम के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पहले तो हम छोटा सा जो सिलेबस है, ज्यादा हैवी सब्जेक्ट तो हैवी है, देखो अगर आप लोगे तो, और नहीं लोगे तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चरल वाले, चाहे आरसीसी, स्टील, सॉम या कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पर हम पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं कि आपको इसके सिलेबस में पढ़ना क्या है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो सिलेबस में देखें आप, तो आपको यहां पर सबसे पहले पढ़ना है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ओके, देन डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर हमें इसी में थोड़े से इनके रिगार्डिंग कुछ मेथड्स होती हैं, तो उनके बेसिक बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जिसको हम बोलते हैं एचडीएम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कौन सी हो जाएगी आपकी, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं हार्डी क्रॉस मेथड, जो हार्डी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया था। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक हो जाएगी आपकी कानीज मेथड, और इसमें और आप देखें तो थ्री मोमेंट इक्वेशंस भी आप देख लेंगे, थ्री मोमेंट थ्योरम या फिर इक्वेशंस, थ्री मोमेंट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा तो उसमें आपको वर्चुअल और स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्या देखना है, ट्रस एनालिसिस करना है। तो वर्चुअल
वर्चुअल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल, स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल्स किसके ऊपर देखना है? यह तो ये आपको देखना है जैसे ट्रस के ऊपर, ट्रस एनालिसिस बेस्ड ऑन वर्चुअल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आपको यहां पर पढ़ के जाना है, ट्रस एनालिसिस हो चुका है। नेक्स्ट आर्चेज एंड सस्पेंशन केबल्स, आर्चेज एंड सस्पेंशन केबल्स। और एक टॉपिक है आपका आर्चेज एंड सस्पेंशन केबल हो चुका है। एक है आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, आईएलडी जिसको बोलते हैं वहां पर, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जिसको आपने नाम दिया है आईएलडी। क्लियर? और एक और टॉपिक होता है आपका स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड या फिर मेथड्स। तो स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड तो वो से हमारी, जैसे कि ये स्लॉप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कानिज मेथड है, तो ये मेथड्स हमारी इन्हीं टॉपिक्स में आती हैं। जैसे ये कुछ स्टिफनेस मैट्रिक स्टिफनेस मेथड से है, और ये थ्री मोमेंट इक्वेशंस, वर्चुअल वर्क, स्ट्रेन एनर्जी जो है, ये हमारी जो है ये हमारी स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में आती है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, फ्लेक्सिबिलिटी वाले टॉपिक। तो यहां पर हम लिख लेंगे स्टिफनेस एंड ये सॉम में पढ़ा स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स। और अगर एक टॉपिक अगर आप स्टील में कंसिडर करें, या उसको कंसिडर करें कि ये हमारा किसका पार्ट है, टॉस का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, तो उस टॉपिक को नाम देंगे आप कौन सा? प्लास्टिक एनालिसिस, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक थ्योरी। तो ये आपका फिर एक टॉपिक अलग से हो जाता है। ये स्टील का पार्ट है, बट जनरली इसको किसी भी सिलेबस में देखते हो आप, तो ये आपको किसमें, टॉस के सिलेबस में, टॉस के टॉपिक में कवर किया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस हम स्टील स्ट्रक्चर्स की पढ़ते हैं, बट कंसेप्ट जो होते हैं वो टॉस के तुरंत वहां पर अप्लाई होते हैं, इसलिए टॉस के टॉपिक में हम इसको सही से कवर अप कर पाते हैं। चाहे आप बुक में देखेंगे तो भी आपको इसमें मिलेगा, टॉस की बुक में, और ऐसे भी। ओके, प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ना हमको है, किसी में भी पढ़ लें, किसी भी सब्जेक्ट। तो ये सारा सिलेबस है जो हमें कवर अप करना है। पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है, पढ़ेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज फिर आपको टफ लगेगा। तो बिल्कुल हम क्या मानेंगे, इसको बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े अगर हम, तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने जैसे बताया, क्या बताया कि डिटर्मिनेट किसको बोलूं मैं और इनडिटर्मिनेट किसको बोलूं मैं। तो आपने बोल दिया है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करें, यस रिएक्शंस, रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस तो आती भी है जाती भी है, मतलब डेवलप भी होती है, तो कौन सी वाली रिएक्शंस, तो वो भी आप देखेंगे। देखो ये एग्जांपल से समझाता हूं। बीम तो आपने पढ़ी है ना,
तो हम बीम से ही लेकर चलते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए यह कोई बीम है आपके पास में, ओके। तो इस बीम में आपके पूछूं कि कितनी रिएक्शंस डेवलप होगी, तो आप बोलोगे कि ये हिंज है तो ये वर्टिकली भी अप डाउन नहीं होगा, तो वर्टिकली क्या करेगा, रजिस्टिंग रिएक्शंस। ये कौन सी कहलाती है हमारी, रजिस्टिंग रिएक्शन। तो एक वर्टिकल रजिस्टिंग रिएक्शन डेवलप होगी, उसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टली भी आगे पीछे नहीं होगा। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आपकी क्या होगी, रजिस्टिंग रिएक्शंस डेवलप होगी। और उसी प्रकार से इस पर भी कोई फोर्स आया तो यहां पर कौन सी होगी हमारे पास, एक फिर रजिस्टिंग रिएक्शन डेवलप होगी। तो आप बोलोगे कि ये रिएक्शन से हैं, और आप इसमें आगे देखिएगा कि आपके जैसे घर में कॉलम वगैरह है, बीम है, तो कॉलम की दो कॉलम है, जैसे क्लियर है, ये बीम है और इसके ऊपर ये दो कॉलम है। तो ये दो कॉलम मिलकर इस बीम का लोड रजिस्टर कर रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है और ऐसा आप अनुभव कर रहे हो, ऐसा आप बोल भी सकते हो। न्यूटन्स में भी बोल कर गया है, क्या बोल कर गया है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपका लोड आ रहा है तो वो ऊपर की तरफ इस लोड को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, या नहीं कर पाएगा तो फिर वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। बट आपने देखा कि आपके घर में जो दो कॉलम है उनके ऊपर जो बीम खड़ा है, रखा गया है, उस बीम का लोड वो कॉलम जैसे क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं। तो आपसे बोले कि मान लो उस बीम का वजन 100 किलो है, 100 किलो, तो आप बता पाओगे क्या कि 50 किलो ये वजन रजिस्ट कर रहा होगा और 50 किलो ये वाला कॉलम रजिस्ट कर रहा होगा, नहीं ना। हाँ, पर आप इतना बोल सकते हो कि दोनों मिलकर 100 किलो रजिस्ट कर रहे होंगे। जैसे यहां से आपने कोई वजन डाल दिया ये बीम का, कोई सा भी जैसे लोड है यह, तो ये वाला जो लोड है ये दोनों मिलकर, कौन सा, ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट मिलकर रजिस्टर कर रहा होगा। बट कौन कितना कर रहा होगा ये मुझे पता नहीं है। तो पता नहीं है, इसी को हम बोलते हैं अननोन। लोड तो पता है कि बीम का लोड कितना है, बट उस कॉलम पर ए पर उस लोड का कितना हिस्सा आ रहा होगा और बी पर कितना हिस्सा आ रहा होगा ये पता नहीं। हाँ, बट ये पता है कि ये दोनों ही मिलकर उसको रजिस्टर कर रहे होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ए और बी पर जो रिएक्शंस मतलब ये जो दोनों मिलकर रजिस्टर कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कौन सा, कि अननोन रिएक्शंस। अननोन मतलब उनकी वैल्यू तो नहीं पता है, बट वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शंस डेवलप हो रही है, तभी मिलकर वो रजिस्टर कर पा रहा है। क्लियर। उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स आ जाए, जैसे इसको पकड़कर खींचो, ये ए इसको रजिस्टर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स की बात करो तो कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3। अब आप बोलो कि ये वाला और ये वाला तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ए और बी दोनों वर्टिकल है। नहीं ना भैया, दो लोग हो आप, क्लियर है, आप दो लोग हो, दो लोग मतलब दो वही लड़के दोस्त खड़े हों और दोनों के बीच में एक पटिया लगा दिया और उसके ऊपर किसी बंदे को बिठा दिया। तो पटिया लगा दिया मतलब वो सपोर्ट बना रहा है, तो कौन कितना रजिस्ट कर रहा है ये नहीं पता ना। भले ही दो बंदे एक जैसे दिख रहे हैं, बट ए अलग कर सकता है, बी अलग, तो इसलिए ये वाला अलग लोड हो सकता है, ये वाला अलग रिएक्शन। यहाँ पर अननोन कितने हैं, 1, 2 और 3 है। अब अगर आप इस यूनिवर्स में सेम यहाँ पर भी आप बात करो तो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी कितना है, एक इससे आएगा, एक वर्टिकल और एक यहाँ पर रोटेशनल वाले रिएक्शन। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पर क्या देखो कि यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात करो तो कैसी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर आप देख कर जाओ तो आपने देखा है कि अगर इस बॉडी को, मैंने जैसे स्टार्टिंग सॉम में भी समझाया है, बट एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर इस बॉडी को वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं होना है, मतलब जहां पर रखी हुई है वो यहीं पर रहे, तो आप क्या बोलोगे, जितना ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, ना तो उससे ज्यादा नहीं उससे कम। तो बॉडी हमारी क्या रहेगी, वहां की वहीं रहेगी वर्टिकली में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, कि ऊपर से जितना फोर्स आ रहा हो, नीचे से जितना फोर्स आ रहा हो, दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर दे। बैलेंस कर दे मतलब जीरो बना दे। देखो ऊपर से जा रहा है 100, ठीक है,
और नीचे से भी 100 लगा दिया, तो 100 को 100 ने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया ना, काउंटर कर दिया। क्लियर है? जैसे कि इधर से कोई टक्कर मार रहा है, इधर से कोई टक्कर मार, दोनों आपस में टकरा गए यहाँ पर, तो कितना हो गया, दोनों की स्पीड यहाँ पर बैलेंस हो गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं हुआ है, उनका इफेक्ट जीरो करने की कोशिश किया है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से आप बोल रहे हो कि अगर वर्टिकली किसी बॉडी को हमको क्या करना है, बैलेंस रखना है, तो क्या होना चाहिए, तो आपने बोल दिया है कि जो वर्टिकली इनके कारण जो इफेक्ट आए वो इन तीनों के कारण भी उतना ही आना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा नहीं उतना कम। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वर्टिकली अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो वर्टिकली समेशंस कितना हो जाए उन फोर्सेस का, 0। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में रखना है तो हॉरिजॉन्टली कितना हो जाए, 0। और रोटेशंस में भी रखना है तो मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट कितना हो जाए, तो 0 हो जाए। क्लियर है? तो नंबर ऑफ अननोन कितने, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी, 1, 2 और 3। इनका उपयोग करते हुए अननोन की वैल्यू आप निकाल लेते हो, और यही आपने पीछे सीखा है। क्लियर है? बट अब आप बोल रहे हो कि कैसे कुछ होता है यह, तो आपने यहां पर देखा है एक पॉइंट, मैथ्स से पढ़कर आए हो आप। क्या पढ़कर आए हो, मैथ्स। मैं मान रहा हूं कि आप मैथ्स अच्छे से पढ़कर आए हो। क्लियर है? देखते हैं आपका मैथ्स। देखते हैं कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा 2x प्लस मान लो 8 हो, अब आपसे पूछो x और y की वैल्यू कितना है, क्योंकि यहां पर x और y क्या है, अननोन है। अननोन मतलब उसकी वैल्यू नहीं पता है मुझे, नहीं, बट ये पता है कि 2x प्लस 3y दोनों का समेशन मिलकर 8 होना है, बट ये x कितना है और y कितना है ये नहीं पता है। तो आपसे मैं पूछूं कि x और y की वैल्यू कितनी है, बता सकते हो क्या आप बोलोगे कि नहीं। वो ट्रायल एंड एरर अप्लाई करते हुए वो बता दो, वो अलग बात है। कि यहां पर बोल दो कि ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 2 यानी कि 2 मान लो इसकी 4 हो गया, 4 3 7 यानी कि ये कुछ 1.5 1.2 इस तरीके से वैल्यू मान ली, तो ट्रायल एंड एरर होता है। ट्रायल एंड एरर मतलब मान कर चलना कि इतना, पर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ बोल दूं, दूसरी इक्वेशन, इस तरीके से दे दो, अब आपसे पूछूं कि वैल्यू बताओ, तो बिल्कुल आप इनको जोड़ तोड़ करके बता दोगे कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 1 और 1 2, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, 1 और 2। दो ही अननोन है, तो आपने यहाँ पर क्या बोल दिया है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी हो उतने ही नंबर ऑफ अननोन होना चाहिए, न उससे ज्यादा होना चाहिए। कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उससे ज्यादा अननोन होते हैं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। जैसे कि इसमें अब मैं बोल दूं कि z जोड़ दिया, और आपसे पूछूं z की वैल्यू भी बताओ, मतलब तीनों की। अब नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 1 2 और 3। इक्वेशंस कितनी है, 2 ही है आपके पास में, नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं बीच में रुक जाओगे। फिर आप बोलोगे कि यहां पर कोई वैल्यू दे दो हमें, ये इस तरीके से, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। फिर अगर मैं कोई चौथी वैल्यू बना दो तो फिर चौथी इक्वेशन होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि मैथ्स का कंसेप्ट है कि जितने नंबर ऑफ अननोन हो उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होना चाहिए आपके पास। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर उससे एक भी इक्वेशंस कम होती है तो हम नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बीच में कहीं रुक जाते हैं। यहां पर भी वही कंसेप्ट आता है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस या बैलेंसिंग कंडीशंस की जो इक्वेशंस है वो अपने पास अवेलेबल हो और उतने ही नंबर ऑफ अननोन हो, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे डिटर्मिनेट कहलाते हैं। और अगर उससे एक भी ज्यादा हो तो इनडिटर्मिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि इसी संख्या को आगे बढ़ते हुए हम आगे देखें। अब जैसे यह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ अननोन 1 2 और 3 है यहां पर। क्लियर है? ये कैसा हुआ, डिटर्मिनेटेड टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। बट अगर आपने इसके अंदर बोल दिया, क्या बोल दिया आपने यहां पर कि अगर एक आपने यहां पर कोई सिंपल सा सपोर्ट्स लगा दिया, तो अब आप बोलोगे कि यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई, तो आप बोलोगे कि एक तो यह है, जैसे इसको मान लो एच ए वी ए और एम ए, तो यहां पर हो जाएगा वी बी और हॉरिजॉन्टल में एच बी। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। 5 यहां पर नंबर ऑफ अननोन है।
जबकि ऐसे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 1, 2 और 3। तो मतलब थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको मैथ से बताया कि नंबर ऑफ अननोन एक भी ज्यादा हुआ और उससे इक्वेशन एक भी कम हुई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। यहां पर आपने बोला कि नंबर ऑफ अननोन तो 5 है, बट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मेरे पास में 3 ही है, तो इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या है हमारा यह? इनडिटर्मिनेट। कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है? तो कितनी कम पड़ रही है? 3 तो है, 2 और होती तो हमारा क्या काम बन जाता? तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है आपके पास में? 5। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो आप क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी है? 5 है भैया। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3 है। तो डीएस कितना मिला? तो आप बोलोगे कि डीएस की जो वैल्यू है वो आई मेरे पास में 2, यानी कि 2 डिग्री से यह अननोन है, सॉरी 2 डिग्री से यह इनडिटर्मिनेट है। और जितनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी। कितना एक्स्ट्रा? इसको छोड़कर कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी जो आप स्ट्रक्चर देखकर फॉर्म करोगे और आगे आप इस टॉपिक में देखोगे। वो इसमें इन स्लॉप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कार्नेज मेथड और इन सभी में वही इक्वेशंस फॉर्म करते हुए आगे स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हो, एनालाइज करते हो। क्लियर है? अब यहां पर ठीक है, हाँ, ये हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कहलाती है, जितने से वो अननोन हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हुए इसी के बारे में आप थोड़ा सा यहां पर लिख लोगे। और स्ट्रक्चर इन विच, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर की, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें, स्ट्रक्चर इन विच नंबर ऑफ अननोन reactions are equal to number of equilibrium equations. That is, the structure can be analyzed and their unknown members reactions calculated by the use of equilibrium equations only. That type of is a structure, that type of structures are called as, क्या बोलते हो आप उसको? तो उनको हम बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम डिटरमिनेट
स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें हम एग्जाम्पल की, तो जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन दोनों ही हमारे पास में 3 ही होती हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया आपका, और कौन सा हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम भी हो जाता है, बट ओवरहैंगिंग बीम हमारा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये जैसे हमारा कौन सा है, ओवरहैंगिंग बीम है, और ये हमारा डिटर्मिनेट ही है स्ट्रक्चर। बट अगर इसमें एक और सपोर्ट बढ़ा दूं मैं, तो ये अब हमारा अनडिटर्मिनेट टाइप का ओवरहैंगिंग बीम हो गया। तो दोनों प्रकार का हो सकता है। और एक होता है आपका थ्री हिंज्ड आर्चेस। यस, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, और थ्री हिंज जो आर्च होता है। इसमें 1 2 3 और हिंज है, इसको आगे एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप समझ जाएंगे। वहां पर, यहां पर रिएक्शंस की बात करो, 1 2 3, 1 2 और 3, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी हमारे पास में कितनी है, 3 ही है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करो तो वो कौन कौन सी होगी, तो हम यहां पर लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, देखिएगा थोड़ा सा और मैं आपको यहां पर, यस, क्राउन को भी लेते हैं। तो क्राउन में हमारा जो है वो इंटरनल हिंज होता है, तो वहां पर एक सपोर्ट या रिएक्शन हमारी एक्स्ट्रा जनरेट होती है, तो उसके कारण वो थ्री हिंज आर्च हमारा किस तरीके से कहलाता है। वहां पर मोमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मोमेंट की इक्वेशन, तो इसलिए वहां पर वो डिटर्मिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और टू हिंज आर्च हमारा इनडिटर्मिनेट में आता है। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन थोड़ी सी थ्री 2D स्ट्रक्चर्स की देखी आपने, 3D की बात करें तो 3D में आप कैसे बात करेंगे, यहाँ पर कि जैसे आपका स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे अगर 2D और 3D में हम बात करें, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, एक तरफ 2D और एक तरफ जैसे 3D लिख दिया, माना कि ये कोई स्ट्रक्चर है,
इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर है। ओके, अब आप यहां पर आप देखिए कि जैसे इस बॉडी को मैं देखिए कौन कौन सी दिशाओं में इसको बैलेंसिंग रखना है। बैलेंस मतलब फॉर बैलेंसिंग का, तो कंडीशंस क्या है कि अगर बैलेंस में रखना है तो 3 दिशाएं हो जाएगी, और यहां पर आपके पास में 2 ही दिशा दिखने को मिलेगी, एक्स और एक, जैसे मान लो वाई। अगर आप इसको बैलेंस रखना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल में आप इसको बैलेंस रखना चाहें, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में बैलेंस रखना चाहें, तो क्या होना चाहिए कि फॉर एक्स, ऐसा लिख लेता हूं मैं, फॉर बैलेंसिंग इन किसमें, एक्स डायरेक्शन, तो क्या होना चाहिए, तो आप बताओगे कि जितने भी एफ एक्स डायरेक्शन के फोर्स हैं उनका समेशन कितना होना चाहिए, 0। यानी कि जैसे देखो कि कोई फोर्स आपका इधर खींच रहा है, कोई फोर्स इधर खींच रहा है, कोई फोर्स यहां पर लग रहा है, कोई फोर्स यहां पर लग रहा है, इस तरीके से। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और 5 फोर्सेस हैं, तो क्या होना चाहिए कि 4 + 5 जो फोर्सेस हो वो 1 + 2 + 3 फोर्सेस के बराबर हो। जैसे या फिर इनको नाम दे दो कि P1 P2 P3 P5 P4, तो ये आप समझ जाओगे, P4 P5 P1 P2 और P3। तो P1 P4 और P5 फोर्सेस का समीशन P1 P2 के बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे करते हो आप, तो आप ऐसे बोलते हो कि P4 + P5 और बराबर के इधर लाऊं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, बराबर 0। क्लियर है। ये सभी फोर्सेस देखो प्लस माइनस जो भी हो इनकी वैल्यू है, बट सभी क्या है हमारे, सिर्फ एक्स दिशा के फोर्सेस हैं। इनको हमने जैसे आपने बोला हो तो ऐसा भी कभी देखा होगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यही तो बोला आपने कि एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का समेशन हमारा 0 होता है। उसी तरीके से वर्टिकली लग रहे हो जैसे इस तरीके से यहां पर, तो वर्टिकली भी क्या हो जाएगा कि फॉर वाई डायरेक्शंस, फिर वाई डायरेक्शंस के लिए क्या हो जाएगा कि समेशन ऑफ एफ वाई डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों बैलेंस करवा दिया आपने। अब तीसरा क्या हो सकता है कि आपने इस बॉडी को बोला कि न तो ये वर्टिकली अप डाउन होगी, नहीं हॉरिजॉन्टली होगी। तीसरा कि अगर ये अपनी खुद की एक्सिस पर या किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट भी ना हो, जैसे कि ये देखो इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश कर, तो इसको रोटेशन से रोकना हो तो क्या करेंगे कि ऐसे रोटेट हो रही हो तो इसको इधर से रोटेट करने वाला फोर्स उतना ही मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, उसी जगह पर रहेगी। जैसे कि देखो ये कोई पॉइंट है, मान लो एक्स पॉइंट है, तो इस एक्स पॉइंट के अबाउट अगर इसको रोटेट होने से बचाना है, तो जैसे ये मान लो कोई पी फोर्स है और ये फोर्स है कोई सा आर, और एक फोर्स लगा दिया आपने यहां पर कोई सा एस फोर्स। इनके बीच की जो दूरी है, क्योंकि फोर्स मूवमेंट कहां पर डेवलप होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मान लीजिए कि ये दूरी कोई सी है, ये दूरी ए है, और ये वाली दूरी यहां से यहां तक की बी है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर रोटेट ना हो तो मूवमेंट कैसा होगा, देखो मूवमेंट अबाउट एक्स देखें कैसा देखने को मिलेगा, P इंटू ए और R इंटू बी। इस फोर्स के कारण ये बॉडी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही होगी। अब अगर इसको दूसरी तरफ से देखो, ये आपने किस तरीके से देखा, क्लॉकवाइज से। एंटी क्लॉकवाइज देखें आप तो क्या होगा, तो mx देखें तो वो कैसा मिलेगा कि एस इंटू सी। ये आपको कैसा देखने को मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर mx यानी कि इसके कारण ये बॉडी अगर इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश कर रही है, तो p और r के कारण ये कारण इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश। तो अगर बैलेंस में रखना है तो क्या करना पड़ेगा कि p इंटू ए प्लस आर इंटू बी के कारण जितना फोर्स डेवलप हो रहा है, मूवमेंट डेवलप हो रहा है, रोटेशन डेवलप हो रहा है, उतना ही रोटेशन एस इंटू सी के कारण डेवलप हो जाए, न कम और न ज्यादा।
इसको फिर आप कैसे लिख सकते हो, इसे हम वही कि फॉर रोटेशन या फिर मूवमेंट में बैलेंस रखना हो तो क्या होगा कि मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपने इतना पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, तो मैंने आपको इतना बता दिया है। तो ये हो गया भैया हमारा 2D के लिए। किसके लिए हो गया ये हमारा, 2D के लिए। अब मैं अगर बात करूं इस 3D स्ट्रक्चर की, तो 3D में क्या होगा, सेम केस यहां पर देखने को मिलेगा, बट यहां पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी डेवलप हो जाएगी आप ये देखिएगा। देखिए इस एग्जांपल से देखिए, कोई 3D स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना, मान लो ये बॉडी है, ठीक है। तो ये बॉडी वर्टिकली भी अप डाउन ना हो, क्लियर है, एक बैलेंसिंग एक्स वाली हो गई, मान लो सॉरी वर्टिकली तो वाई वाली हो गई, हॉरिजॉन्टली आगे पीछे ना हो इस दिशा में, ये कौन सी हो गई, एक्स के लिए। एक भैया इस तरीके से भी तो आगे पीछे ना हो, ये कौन सी हो गई, जेड डायरेक्शन। क्लियर है, कितनी हो गई वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक वाई एक एक्स और एक हमारी यह जेड। ओके, अब आप देखिएगा रोटेशंस में, तो देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हो गई कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, है ना। इसे मार्कर कोई देखिए आप, अगर 2D में बात करें तो इसमें सिर्फ रोटेशन सिर्फ इसके लेंथ के अबाउट होगा, भैया इस थिकनेस के अबाउट क्या रोटेशन होगा, क्लियर है। तो इसलिए मैंने एफ एक्स या इसी डायरेक्शन में लिखा। बट अब हमारी जो बॉडी है वो यहां पर भी रोटेट हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है और इस दिशा में भी हो सकती है। कैसे, आप जैसे देखिएगा ये 3D बॉडी दिख रही है ना, अब देखेंगे आपको 3D, देखो ये इसकी थिकनेस दिख रही होगी आपको, ये थिकनेस, ये इसकी लेंथ और ये यहां पर इसकी विड्थ दिख रही है ना, ये विड्थ, ये हो गई विड्थ, ये हो गई थिकनेस और ये हो गई इसकी लेंथ। अब ये इसकी हो गई विड्थ, ये थिकनेस और ये हो गई इसकी लेंथ। ये बॉडी हमारी क्या हो सकती है, देखो इस दिशा में ऐसे भी रोटेट हो सकती है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी रोटेट हो सकती है, यानी ये एक्स डायरेक्शन का हुआ, फिर ये इस लेंथ विड्थ के अबाउट भी हो सकती हैं ऐसे, और एक इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से भी रोटेट हो सकती है। देखिएगा ये पॉइंट है, एक इस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, एक हमारा इस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, इस डायरेक्शन में रोटेशन, और एक हमारा इस डायरेक्शन में ये रोटेशन हुआ। क्लियर है, आप खुद घर पे बैठकर इन तीनों डायरेक्शंस में घुमाकर देख सकते हो। नहीं तो तीनों में प्रिवेंट हो जाए, अगर तीनों में क्या कर दे हम, प्रिवेंट कर दे, यानी कि समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो आप ये बोलते हो कि 3D स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास में कितनी अवेलेबल होती हैं, 6। उसी प्रकार से 2D में आपके पास कितनी होती है, 3 इक्वेशंस हमारे पास में इक्विलिब्रियम उपलब्ध रहती है। क्लियर है, यही समझाने के लिए मैंने आपको इतना तामझाम किया है। ओके, क्लियर है, अगर क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़े मतलब इसी को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। ओके, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर 2D स्ट्रक्चर्स, और ये हो जाएगा हमारा
और 3D स्ट्रक्चर्स। ओके, अब 2D और 3D स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती हैं, तो डायरेक्टली अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अवेलेबल थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर अवेलेबल। कौन कौन से थ्री, तो आपने बोला समेशन ऑफ वही एफ एक्स है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की इक्वेशंस इज इक्वल टू 0 समेशन ऑफ एफ वाई या समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट summation of movement about any point about point। तो ये कितना होना चाहिए, तो ये भी आपने बता रखा है इक्वल टू 0। क्लियर है। डायरेक्शंस की बात करूं तो डायरेक्शंस आपके पास में यहां पर अवेलेबल होती हैं एक्स और ये हमारे पास में वाई। बात करूं अगर मैं 3D स्ट्रक्चर्स की तो यहां पर आप लिखेंगे 6 इक्विलिब्रियम equations are available to analyze the structures। यस, तो कौन कौन सी हो जाएगी, तो आप यहां पर बोलोगे summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0 और summation of fz forces is equal to 0। तीन हमारी मूवमेंट की इक्वेशंस हो जाएगी। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 0, ये आगे आरसीसी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर भी काम आएगा। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो इसका प्लान देखें, तो ये x डायरेक्शंस, ये y और z डायरेक्शंस देखने को मिलती है। क्लियर। अब आप यहां पर बोल रहे हो कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं, तो सेम वही है कि जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ओनली। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इक्वेशंस फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर आप इसके डेफिनेशंस लिख लेंगे कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स the structure which cannot be easily
analyzed by using only equilibrium equations. The structures which cannot be easily analyzed by using only equilibrium equations, for that structures यहाँ लिख लेना, ओके तो आप क्या बोल रहे हो कि द स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी इजीली एनालाइज्ड बाय यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, फॉर दैट स्ट्रक्चर्स वी हैव रिक्वायर्ड टू फॉर्म for that type of structures to analyze we have required to form another equations, and those क्या लिखा आपने कि for that type of structures to analyze we have required to form another equations, and these equations are equal to these equations are equal to indeterminacy of structures, and these formed equations are known as compatibility conditions. अब इनडिटर्मिनेसी किसके बराबर होती है? तो इनडिटर्मिनेसी आपने ये बताया है कि नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शंस रेदर देन किसको छोड़कर, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को छोड़ने के बाद जितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्शंस होती हैं, दैट टाइप ऑफ दैट नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस इज कॉल्ड इन डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी. तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, इनडिटर्मिनेसी क्या होती है? इनडिटर्मिनेसी या इसी को मैं बोलता हूं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. क्लियर? ठीक है, लिख लेंगे अपन. इनडिटर्मिनेसी आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ
unknown reactions rather than, यानी कि आफ्टर, rather than equilibrium equations. Number of unknown reactions rather than equilibrium equations is called indeterminacy or degree of static indeterminacy. मतलब अगर 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 2D की बात करूंगा तो 3 से ज्यादा, और 6 3D की बात करूंगा तो 6 से ज्यादा जो भी होगी हमारी, नहीं तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस rather than equilibrium equations is called indeterminacy या फिर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. और अगर एग्जांपल की बात करें, इसके किसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपने यहां पर एग्जांपल लिखे थे हमारे, उसी प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल लिखना चाहें, एग्जांपल कौन कौन से लिखेंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. कौन सा हो जाएगा? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. कैसा दिखता है? तो आपने बताया है वह तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी है? तो 1, 2, 3 और एक यहां पर है. क्लियर है? तो आप लिख सकते हो कि फॉर दिस for these 2D structures, we have three equilibrium equations, but here number of reactions, number of unknown reactions are 4. फिर कौन कौन सी 4 है तो आप बता सकते हो, जैसे मान लो इसको कुछ नाम दे दो. ये हो जाएगा VA, VB, HA और MA. क्लियर? तो यहां पर ये 4 हो गई. तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकलेगी? तो आप बताओगे कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस माइनस क्या कर दोगे?
नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर? यानी कि इसका फार्मूला आपने बना दिया है, क्या बना दिया भैया आपने, कि डी एस इज इक्वल टू रिएक्शंस आर माइनस। क्लियर? तो इसका फार्मूला अगर आप और देखो तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे कि डी एस इज इक्वल टू आर माइनस 3 और डी एस इज इक्वल टू आर माइनस 6। समझ गए होंगे आप किसके लिए, तो आप बोलोगे फॉर 2D और फॉर 3D स्ट्रक्चर्स, राइट? क्लियर? तो अगर आप इसका डीएस निकाले तो आपने यहां पर बोल दिया है कि यहां पर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी है और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस अननोन कितनी है, 4, और इक्विलिब्रियम 3। इसका डीएस कितना आया, तो आप बोलोगे कि 1 डिग्री से यह इनडिटर्मिनेट है। ये कितने डिग्री से है, तो आपने बोल दिया है कि यह 1 डिग्री से हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है? तो दैट इज दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर that is this structure is indeterminate by 1 degree। कितने से हैं कि 1 डिग्री से यह इनडिटर्मिनेट है। ओके, और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दूसरा आप देखें कि मैंने आपको एग्जाम एकदम डिटेल में बता दिया यहां पर। ओके, और दूसरा अगर आप देखें एग्जाम का आपका क्वेश्चन ये समझ लो कि बताइए कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन है आपका। हिंज होता तो 2 डिग्री से हो जाता, बिल्कुल। रोलर की जगह अगर हिंज होता है यहाँ पर तो एक और एक दो रिएक्शन आती है, यहाँ पर 5 माइनस 3 कर देती है, 2 हो जाता है, बिल्कुल। आप बताइए कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा होता है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, पहला हो गया प्रॉब्लिक कैंटिलीवर, और कौन सा हो सकता है हमारा, तो आपका हो जाएगा फिक्स्ड बीम। यस, कौन सा होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमारा सही होता है, बट एनालाइज में थोड़ा सा टफ पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि जो टफ पड़ता है तो वो बेकार ही रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस में सिंपल रहते हैं, बट आपका जो स्ट्रक्चर सपोर्ट्स की बात करें, स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स की बात करें, तो हमारे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा सही होते हैं। दूसरा, आप ये क्वेश्चन बताइए कि आपके जो मकान वगैरह, जो भी घर वगैरह जो नॉर्मली हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर बनते हैं नॉर्मल, वो कौन से होते हैं, डिटर्मिनेट होते हैं या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं जो आप प्रोवाइड करते हो और डिजाइन करते हो। जैसे कि फिक्स्ड बीम है, तो ये है, तो इसमें जैसे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे कि 1,
2 3 हो गई, 4 5 और ये 6। तो अगर यहां पर रिएक्शंस की बात करूं तो कितनी है? 6 है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो अभी भी मेरे पास में कितनी है? 3 ही है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आप यहां पर इसका डीएस निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 6 माइनस 3 यानी कि 3 डिग्री से यह इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो मतलब फिक्स्ड बीम जो होता है वो हमारा कितना से होता है? 3 डिग्री से इनडिटरमिनेट पाया जाता है। क्लियर? ओके। और कौन सा हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस बीम। क्लियर है? 2 हिंज आर्चेस, 2 हिंज्ड आर्चेस। कंटिन्यूअस की बात करें कि कैसा दिखेगा? नंबर ऑफ स्पान्स हो जैसे इसमें, कोई से भी सपोर्ट्स हो सकते हैं, यहां पर फिक्स्ड भी हो सकता है, तब भी यह कंटिन्यूअस। जैसे यहां पर कितने? 2 2 4 5 और 3 8, 8 में से 3 गए तो ये बचेगा कितना? 5। तो 5 डिग्री से यह इंडिटरमिनेट है। मतलब आपको 5 एक्स्ट्रा रिएक्शंस फॉर्म करोगे तब जाकर ये स्ट्रक्चर हमारा सॉल्व होगा, एनालाइज हो पाता है। 2 हिंज आर्च की बात करूं तो इस तरीके से ये 2 हिंज आर्च हो जाता है, जिसमें यह 1 डिग्री से हिंज मतलब यहां पर एक हमारा हिंज है और ये तो कितने हो गया? यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी? 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4। 4 में से 3 गए कितने? 1 डिग्री से। और ये कितना हो जाएगा? आप चाहें तो इसका निकाल लें। यहाँ पर 1 और एक यहाँ पर, 1 और एक यहाँ पर, तो इसका डीएस कितना निकला? 4 माइनस 3 यानी कि यह 1 डिग्री से। तो जो हमारा 2 हिंज आर्च होता है वो 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट होता है। कंटिन्यूअस बीम की इसकी बात करी है वाला, यहाँ पर 1 2 1 2 1 1, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा? R माइनस 3। इसका डीएस कितना हो गया गाइस? 8 में से 3 गए तो ये बचा 5 डिग्री। 2 2 4 5 और 3 8, तो 5 डिग्री से ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। ओके, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स को या हमारे टॉपिक को हमें कवर अप करते हुए आगे बढ़ना है। ये तो मैंने बेसिक सा सिर्फ आपको डिटर्मिनेशन और इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल बताए हैं और ये यहाँ पर क्वेश्चन, इन्हीं से आगे हम पोर्टल फ्रेम्स, ट्रस और बीम। देखो पोर्टल फ्रेम, ट्रस और बीम तीनों की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एनालिसिस करके बताएंगे। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज का टॉपिक हमारा सिंपल सा था, सिलेबस डिस्कशंस और इनके बारे में थोड़ा सा आपने देखा है और थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेंगे हम, डिग्री ऑफ सॉरी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में किस तरीके से कंपैरिजन होता है या किस तरीके से कौन बेनिफिशियल होता है, कौन कहां पर। ओके, यस, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन से फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।